पति और पत्नी का वह रिश्ता होता है जो रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर टिका होता है, लेकिन जिस दिन से विश्वास टूटता है उसी दिन से परिवार में भी कलह होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो परिवार होता है वह हंसता खिलता परिवार होता है वह बर्बाद हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसी कुछ होता है कि एक इंसान के पीछे ऐसा खेल खेला जाता है कि जिसकी वजह से वह इंसान ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सोचने के बाद ना कोई सोच पाता है ना कोई समझ पाता है कि आखिर इनके साथ आज क्या हो गया, आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ। आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आज यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के ही एक जाना माना शहर पड़ता है, औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है कानपुर, और उसी में घाटमपुर कस्बा लगता है और उसी पे लालपुर गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं 13 फरवरी 2021 का। तो वही सुबह का टाइम होता है, लगभग वही 9 बजे का आसपास होता है। तो लालपुर के ही रहने वाले होते हैं रामू तेली, और सुबह अपने खेत के रखवाली के लिए निकल जाते हैं। वह सोचते हैं कि हो सकता है हमारे मटर में या सरसों के खेत में कोई जानवर घुसा हुआ है, और जैसे ही गांव के बाहर जाते हैं तो अपने खेत में सरसों में जाते हैं तो उनका नज़र जो होता है साइड में पड़ जाता है, वहाँ मटर होता है। उसी मटर में पड़ता है, देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति का धड़ पड़ा हुआ है, पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। और रामू तेल तुरंत ही वहीं चीख पड़ते हैं और चीखते हुए अपनी गांव की तरफ भागते हैं। अब लालपुर के जितने भी लोग होते हैं उस समय गांव में मौजूद सभी की कानों में खबर पहुंच जाती है, और सभी लोग भागते भागते अब उन्हीं खेत में जाते हैं तो देखते वह भी नज़ारा एकदम दंग सा रह जाते हैं। सभी व्यक्ति जो होते हैं तरह तरह की बातें करते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है अपनी नज़दीकी पुलिस थाने अब घाटमपुर में जब फ़ोन कर देता है तो वहाँ के थाना प्रभारी अजय कुमार यादव होते हैं। अजय कुमार यादव अब जैसी खबर पाते तुरंत ही अपने दल बल टीम को लेते, उसी समय फोरेंसिक टीम को भी खबर कर देते हैं, अपने से बड़े अधिकारी को भी सूचना दे देते हैं। अजय कुमार सिंह तुरंत ही अब उसी समय उसी खेत में पहुंचते हैं। अब जब लालपुर गांव में पहुंचते देखते गांव का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन गांव के लोग जैसे ही अब थाना प्रभारी की जिप्सी को देखते हैं तो अपने आप छट सा जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पूरी छटाई हो जाती है, और जैसे थाना प्रभारी उस धड़ के पास पहुंचते हैं देखते काफ़ी लत बुरी हालत पड़ी हुई है। वहां पर खड़े जितने भी लोग होते हैं सभी के जो चेहरे होते हैं काफ़ी मायूसी वाले होते हैं। अब वहां थाना प्रभारी होते हैं वहां खड़े लोगों से व्यक्तियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन आखिर में बिना सिर के धड़ का पहचान व्यक्ति कौन कर सकता है। अब इसीलिए पुलिस जो होती है अब उसी समय उस घटना पर निरीक्षण करना शुरू कर देती है। काफ़ी देर मशक्क़त करती है, लेकिन उस धड़ का सिर नहीं मिलता है। लगभग दोपहर का 12 बज जाता है। तभी वहीं थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह के पास एक फ़ोन आता है। कहने लग जाते कि साहब हम रायपुर गांव से बोल रहे हैं और यही मटर का खेत है, इसी खेत में सिर मिला हुआ। अब जैसे अजय कुमार इस चीज़ को खबर पाने के अपने दल बल टीम को लेते हैं, तुरंत ही उसी सिर के पास पहुँचते हैं। वह सिर देख कर उनको अंदाज़ा लग जाता है कि यह जो सिर है या तो हूबहू उस धड़ से मिल रहा है। इसीलिए बिना देर के उस सर को अपने कब्जे में लेते हैं और लाते उसी धड़ से मिलान करते हैं। लेकिन जैसे मिलान करते हैं वहीं पर खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके मुंह से आह निकल जाती है, और उसी में से एक व्यक्ति बाहर निकल के आता है और वहीं पर चीख चिल्लाकर रोना शुरू कर देता। कहने लग जाता कि साहब हमारा नाम है रामपाल और हमारा यह छोटा भाई है इंद्रपाल, हम इसी गाँव के रहने वाले हैं। हमारा भाई कल शाम को बिना बताए घर से निकला था, लेकिन पूरी रात नहीं लौट के आया। हम लोगों ने उसकी काफ़ी तलाशी की काफ़ी जगह, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था, लेकिन हमें गांव के ही द्वारा अभी पता चला है। और वहां पर खड़े थाना प्रभारी अजय कुमार उसी समय रामपाल से पूछने लग जाते हैं कि आखिर यह सब कौन कर सकता। रामपाल कहने लग जाता कि साहब हमारे ही अपना इंद्रजीत का एक खासी दुश्मैला व्यक्ति है, वह कोई और नहीं है, वह हमारे ही गांव का रहने वाला है मोहन लाल गुप्ता, जिसका हमारे भाई से काफ़ी रंजिश चल रहा है। और यह बात जैसे इधर अब रामपाल के द्वारा सुना जाता है, इसी के तहत पुलिस जो टीम होती है उसी समय
तुरंत का तुरंत होता है मोहन की तलाशी करने के लिए 2 पुलिस कांस्टेबल भेज दिए जाते हैं। लेकिन पुलिस की टीम इधर रामपाल के तहरीर पर अब जो होता है मोहन लाल के ऊपर ही होता है नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। करने के बाद इधर इंद्रपाल के बॉडी को अच्छे से पंचनामा करने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम अब मोहन लाल की तलाशी करने के लिए लग जाती है। काफ़ी तलाशी करती है लेकिन वह गांव में नहीं मिलता है और काफ़ी खबरें भी लगा दिए जाते हैं मोहन की तलाशी करते करते। लेकिन पुलिस जब मोहन के बैकग्राउंड निकालती है पता चलता मोहन का जो होता है असल में एक अपना करीबी दोस्त होता है। वह दोस्त कोई और नहीं होता, यही पास गाँव पड़ता है रधुनापुर और उसी के साथ जटाधर मोहन कल शाम को देखा गया था। अब पुलिस जैसे उस पिंटू के बारे में पता पाती है, पता पाने के बाद इधर जो सबसे पहले अब मोहन लाल के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। और जब मोहन लाल का पूरा मोबाइल नंबर का CDR डिटेल निकाला जाता है तो उसी नंबर में एक अनजान नंबर निकल के आ जाता है। वह नंबर किसी और का नहीं होता है, वह नंबर होता है खुद रघुनाथपुर का रहने वाला पिंटू का। और इसीलिए पुलिस का जो शंका होता है जाकर तुरंत का तुरंत इधर पिंटू और साथ में मोहन लाल के ऊपर हो जाता है कि हो ना हो इन्हीं दोनों ने मिलकर इंद्रजीत की इस तरह हस्र किया। अब पुलिस बिना देर किए इन दोनों की तलाशी करना जब शुरू कर देती है, काफ़ी मेहनत करती है। ऐसे तलाशी करते करते कई दिन का वक्त बीत जाता है। तभी 16 फरवरी को पुलिस खबरियों को यह पता चल जाता है कि इस समय जो होता मोहन लाल ही अपने ही गांव के बाहर एक टिब्बिल है वहीं पर मौके पर छिपा हुआ है और पुलिस तुरंत ही उसको वहीं से छापा मारकर धर दबोच लेती है। और जब मोहन लाल को थाने ले आती है, थाने ले आने के बाद पुलिस जब मोहन लाल से पूछताछ शुरू कर देती है तो मोहन लाल जो होता है इस केस के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर जाता है। लेकिन पुलिस के पास काफ़ी सबूत होते हैं क्योंकि खबरिए जो होते हैं पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाली बात रख चुके होते हैं। और पुलिस के ही इसी बात लेकर जो होता अब वहीं जब मोहन लाल से पूछताछ शुरू कर देती है और काफ़ी सख्ती दिखाती है मोहन लाल जो होता पुलिस के सामने तुरंत टूट जाता है। और टूट जाने के बाद तुरंत ही अपने दोस्त जो होता है पिंटू का नाम ले लेता है। कहने लग जाता कि साहब इसका जो मेन सगरा है यह कोई और नहीं है, यह पिंटू है। और पुलिस बिना देर किए और उसी के तहरीर पर इधर पिंटू को लेने के लिए वो उसके घर जाती है। पता चलता है नाथोपुर गांव के ही दूसरे छोर पर मौके पर पिंटू मौजूद होता है। उसको तुरंत ही कस्टडी में लेती है और थाने ले आती है। लेकिन जैसे इधर पिंटू मोहन लाल को देखता है तो वहीं थर थर काँपना शुरू कर देता है। बिना किसी देरी के पिंटू जो होता मोहन लाल के सामने अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने मोहन लाल और साथ में पिंटू जो कहानी बयां करते हैं इससे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा भी थर्रा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना जिला पड़ता है फतेहपुर और उसी का एक बिंदकी गांव लगता है। वहीं के रहने वाले होते हैं महेश जो एक दबंग किसान भी थे, साथ में उनका राजनीति में काफ़ी पहुंच भी होता है और साथ में वह एक पूर्व मुखिया भी होते हैं। इसीलिए गांव में उनका काफ़ी जान मान भी होता है, लोग उनका सम्मान भी करते थे। उनके टोटल 4 बेटियां भी होती हैं जिनमें तीनों बेटियों की शादी वह ऑलरेडी कर चुके होते हैं। लेकिन जो सबसे छोटी जो बेटी बचती है वह बचती है नीलम। और जैसे नीलम अपनी शादी की देरी पर पहुँचती है खूबसूरती उसकी बिखरना गांव में शुरू हो जाती है और चर्चे भी होने लगते हैं। तो इसी बीच महेश सोच लेते हैं क्यों ना अपनी बेटी नीलम की शादी करा दिया जाए और उसके हिसाब से अब शादी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और जब देखना शुरू कर देते हैं तो इसी बीच कुछ रिश्तेदारों के द्वारा पता चलता है कि रघुनाथपुर गाँव के रहने वाले हैं जगदेव कुशवाहा के टोटल 3 बच्चे भी हैं और जिसमें सबसे जो बड़ा बेटा होता है वह कोई और नहीं होता है, वह बेटा होता है यही पिंटू कुशवाहा। और पिंटू कुशवाहा जो होता है अपने पिता जगदेव के साथ जो होता है खेती किसानी कर कर अपने पिता के साथ अच्छे खासे माहौल में पला बड़ा होता है। लेकिन इधर जैसे ही अब महेश को पता चलता है पिंटू के बारे में, पिंटू को जो घर परिवार वालों के बारे में जब लगाते हैं तो उनको पूरी सच्चाई पता चल जाता है। और इसी सच्चाई को जो होता है लेकर अपनी बेटी इधर नीलम की जो शादी होती है साल 2016 में जाकर पिंटू के साथ कर देते हैं। नीलम देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है लेकिन पिंटू जब नीलम को देखती है, देखने के बाद एकदम उसको जो होता है ऐसे लगता है कि हमारे सामने चाँद उतर आया है। लेकिन नीलम जैसे इधर पिंटू को देखती है, देखने के बाद एकदम उसका जो सपना होता है धरा का धरा रह जाता है क्योंकि पिंटू देखने में सांवला होता है और शरीर का भी दुबला पतला भी होता है। लेकिन इधर जो होता है अब नीलम कैसे न तैसे कर सुहाग रात का जो टाइम होता है वह निकाल लेते हैं। लेकिन जब समय बीतने लगता है तब नीलम को लगने लगता है यहाँ आकर हम काफ़ी बुरी तरह से फंस गए क्योंकि हम तो एक काफ़ी बड़े ख़ानदान की बेटी है और इस घर में आकर हमारे पिता ने कैसे फंसा दिया। ना पति हमारे हिसाब से चल पाता है ना कोई इस घर में रह पाता है।
लेकिन इधर पिंटू जो होता है अपनी पत्नी की खूबसूरती देखकर इस तरह फिदा हो जाता है कि उसकी जितनी भी बातें होती थी, जितनी भी मुंह से निकली हुई कड़वी सच्चाई होती थी, सबको वह किसी तरह सुन भी लेता था और अपनी पत्नी की हर तरह इज्जत करता था। लेकिन जितने उसके पास पैसे होते थे, उस पैसे का कुछ हिस्सा जो होता है नीलम के हाथ जरूर रख देता है, लेकिन तब भी नीलम को किसी बात की खुशी नहीं होती थी। लेकिन पिंटू सुबह अगर खेत के लिए 9 बजे निकल जाता तो शाम को खेत में से वापस ज़रूर आता और बचे वक्त में बाज़ार जाता, वहाँ से कुछ सामान लाता, कुछ श्रृंगार के सामान लाता और नीलम के हाथ में रख देता। लेकिन नीलम तब भी इधर जो होता है अब पिंटू को काफ़ी खरी खोटी सुना भी देते हैं, जिसकी वजह से इधर कैसे ना तैसे और जैसे बीतता है समय और गुजर जाता है। धीरे धीरे गुजरते गुजरते 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। इसी बीच नीलम और साथ में पिंटू के बीच एक बेटा हो जाता है और नीलम और पिंटू को जब बेटा होता है तो ज़िंदगी से और धीरे धीरे चलना लगता है। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है तो पिंटू जो होता थका मारा अपने घर लौटता, थके होने की वजह से चारपाई पकड़कर जल्दी से सो जाता, जिसकी वजह से नीलम का जो शरीर होता है शारीरिक सुख से काफ़ी वंचित रह जाती है, काफ़ी चिड़चिड़ापन अंदर समा जाता है। वह सोच लेती है कि हमारा जो पति है हमारे हिसाब से खरा नहीं उतर पा रहा है और इसीलिए अपने ज़िंदगी को काफ़ी कोसती रहती है। लेकिन कैसे न तैसे कर रात तो काट लेती है और समय बीतने लगता है। लेकिन नीलम को लगने लगता है कि यहाँ आकर हम काफ़ी बुरी तरह से अपने शारीरिक सुख से फंस गए हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत हमारी शरीर है, इसका मोह माया ना हमारे पति के ऊपर पड़ा है। लेकिन कैसे न तैसे वक्त गुजरते हैं। लेकिन इसी बीच अब जो होता है पिंटू इतना नीलम से परेशान हो जाता, परेशान होने की वजह से धीरे धीरे शराब का लत लगा लेता है। लेकिन जब शराब का लत लग जाता है तो उसी बीच उसकी जो दोस्ती होता है दूसरे गांव का एक छोर होता है लालपुर, उसी गांव का रहने वाला होता है इंद्रजीत। अब इंद्रजीत जो होता है ठीक जो होता है इधर पिंटू का ही अमरूर होता है, दोनों का दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाता है। लेकिन इधर इंद्रजीत मौके पर हैंडपम्प का एक ठेकेदार होता है, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं। इंद्रजीत के घर जैसे ही मौका मिलता तुरंत ही पिंटू पहुंच जाता और उसके घर जाने के बाद उसके साथ पैक लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा पैसे होता है इंद्रजीत ही खर्च करता। अपने ठेके पर जाते हर दिन समय बिताते रहते हैं। लेकिन तभी एक दिन जो होता है इधर पिंटू के घर का हैंडपम्प ख़राब हो जाता है। ख़राब होने की वजह से इसकी जो सूचना होता है पिंटू इंद्रजीत को दे देता। अब इंद्रजीत जैसी खबर पाता है अब तुरंत ही पिंटू के घर पहुंच जाता है और जैसे ही घर में घुसता है तो उसी के सामने नीलम पड़ती है। और नीलम जब पड़ती है खूबसूरती देखकर वहीं इंद्रजीत दीवाना हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो होता है नीलम को कभी नहीं देखा था, और अगर देखा था सिर्फ शादी में भी देखा था। लेकिन जब आज देखता है तो इंद्रजीत को देखकर इधर नीलम भी कुछ ना कुछ सोच बैठती है। लेकिन इंद्रजीत जैसे हैंडपम्प ठीक करता है तो उसी समय नीलम जो होती है इधर इंद्रजीत के पास हाथ में कुछ पैसे पकड़ाने लगती है। इंद्रजीत मुस्कुराते हुए कहने लग जाता है कि भाभी जी आप ही हमारी दोस्त है, जैसे आपका पति पिंटू हमारा दोस्त है वैसे आप भी हमारी दोस्त है। भला अपने दोस्त से कोई पैसा लेता है क्या? बस एक बार आप मुस्कुरा दीजिए। अब जैसे नीलम यह बात सुनती है उसके मन में लालसा बस मुस्कुराहट आ जाती है। यह मुस्कुराहट देखकर इंद्रजीत तुरंत ही समझ जाता है कि भाभी असल में कुछ चाहती हैं। अब उसी दिन से इंद्रजीत जो होता है अब पिंटू से और व्यवहार बना लेता है, ज़्यादा मिलकर पिंटू के साथ शराब जो होता है ठीके पर पीता। लेकिन जब समय मिलता तो पिंटू खुद जो होता इंद्रजीत को लेकर अपने घर पहुंच जाता। अब इंद्रजीत यही चाहता था कि पिंटू अपने घर हमें कैसे न कैसे ले जाए, और पिंटू ले जाता था तो इंद्रजीत वहीं बैठकर जब शराब पीता, इधर शराब जब सबसे ज़्यादा जो होता है पिंटू पी लेता तो नशे में बेसुध हो जाता। और इसी का फ़ायदा उठाकर इंद्रजीत घर में घुस जाता और धीरे धीरे मीठी मीठी बातें जो होता नीलम से करना शुरू कर देता। लेकिन जब नीलम से उसकी मन की बात लेने लगता तो नीलम कहने लग जाती है कि हमारा पति हमारे हिसाब से रात में खरा नहीं उतर पाया, हमारी ज़िंदगी आज तक बेसुध पड़ी हुई है। यह बात जैसे ही समझता है इंद्रजीत बिना देरी किए नीलम की बात पकड़ लेता हुआ समझ जाता है क्योंकि नीलम की कुछ मजबूरी है। और उसी दिन से नीलम के लिए होता है तरह तरह के गिफ्ट लाता है, कभी शौक श्रृंगार के सामान लाता, कभी नए नए साड़ी लाता है। और जब साड़ी लाता तो थोड़ी बहुत इधर नीलम बेरुखी करती, लेकिन उसके हाथ में साड़ी पकड़ा देता और कुछ 500 और 1000 का नोट भी पकड़ा देता। धीरे धीरे नीलम का हद जो होता बढ़ना शुरू हो जाता है। इंद्रजीत समझ जाता कि नीलम हमारे कब्जे में आ रही है और नीलम धीरे धीरे इंद्रजीत को भी भाव देना शुरू कर देती है। दोनों का मकसद एकदम चल पड़ता है। दोनों के मन में प्रेम प्रसंग जब मर पड़ता है कि एक दिन वह समय भी आ जाता है। दोपहर के टाइम इंद्रजीत जैसे अब पिंटू के घर पहुँचता है
देखता है कि पिंटू उस समय तो घर में है नहीं, और तुरंत ही अंदर घुसता है तो अंदर देखता है कि वहाँ चारपाई है। उसी चारपाई पर नीलम जो होती है अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। अब इंद्रजीत जैसे नज़ारा देखता एकदम सन्नाटा रह जाता है, दरवाजे पर हाथ पीटता है। नीलम जैसे देखती है बिना कुछ बोले ताले मुस्कुरा बैठते। इंद्रजीत समझ जाता है, समझते ही इधर नीलम इंद्रजीत का हाथ पकड़ के अपने ही बेडरूम में ले जाती है और वहीं संबंध बना देती है। अब वह जो संबंध का जो सिलसिला होता है, या इधर इंद्रजीत का जो अपना दोस्त होता है पिंटू के ही ना रहने पर चलना शुरू हो जाता है। बेधड़क चलता है। ऐसे चलते चलते लगभग 1 साल का वक्त निकल जाता है, और जब निकल जाता है इन दोनों का जो प्यार होता है पूरी तरह से उमड़ पड़ता है। अब इंद्रजीत सोच लेता है कि हमारी जो पत्नी है यह कोई और नहीं है, यह हमारी ज़िंदगी में जो बनने वाली है यह कोई और नहीं है, यह सिर्फ नीलम है। उसी दिन से अपनी पत्नी नीलम को मान लेता है, और जब मन मुताबिक समय मिलता तो नीलम के घर पहुंच जाता, उसके साथ रिश्ता रख लेता। अब यह रिश्ता का जो सिलसिला होता है धीरे धीरे चलने लगता है। इसकी खबर किन्हीं लोगों के कान में पहुंचना शुरू हो जाती है, लेकिन जब कान में पहुंचती है लेकिन तब भी इनको परवाह नहीं होता, क्योंकि इस तरह अपने प्यार में डूब जाते हैं कि दुनिया का परवाह किए बिना अपने लोग अपने रिश्ते ना जाते भूल कर रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। समय बीतने लग जाता है। तभी एक दिन शाम का टाइम होता है, तो इधर जो होता है पिंटू अपने पत्नी नीलम के पास आता है, कहने लग जाता है कि आज हम जा रहे हैं कानपुर अपने खेत के लिए खाद लेने के लिए, और हो सकता है आज तो ना आएंगे लेकिन कल हो सकता है शाम तक ज़रूर आ जाएंगे। यह बात जैसे नीलम सुनती है कहने लग जाती है कि ठीक है तुम जाओ, कोई बात नहीं। पिंटू कह देता तुम्हारे लिए कुछ अगर सामान लाना हो तो बता दो। नीलम कह देती नहीं, हमारे लिए कोई भी सामान नहीं चाहिए, हाँ लेकिन वहीं रास्ते में एक सिद्धनाथ मंदिर पड़ता है, वहीं से तुम प्रसाद ले आना, क्योंकि वह मंदिर काफ़ी जाना माना है। अब जैसे पिंटू यह बात सुनता है तुरंत ही अपनी पत्नी से बोलकर अपना झोला झम्मा लेकर वहाँ से निकल जाता है, और निकल जाने के बाद कुछ दूर सफ़र तय करता है। अब जैसे ही घाटमपुर स्टेशन पहुँचता है तो वहीं पर उसके गाँव का एक व्यक्ति होता है, पाल जी जिसे कहते हैं। पाल जी वहीं पर मिल जाते हैं, और पाल जी से जब बातचीत करता है तो पाल जी कह देते हैं कि यार अभी सोसाइटी पर खाद नहीं है, एकदम खाली पड़ा है, और सोसाइटी पर खाद जो होता लगभग 4-5 दिन बाद आएगा। हम भी वहीं से आ रहे हैं, और इसीलिए 4-5 दिन बाद चलेंगे, और तुम भी हमारे साथ चलना, और चलो अब घर चले। यह बात जैसे ही पिंटू सुनता है तुरंत ही पाल जी की बात मान लेता है। मानने के बाद जो होता है उसी समय अपना रास्ता बदल देता है। और इधर नीलम जो होती है तुरंत ही अपने प्रेमी जो होता है रात को लगभग वही 8 बजे के आसपास इंद्रजीत को फ़ोन करके अपने घर में बुला लेती है, और वहीं पर रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर जो होता है कुछ अनहोनी होने की वजह से अब पिंटू लौट पड़ता है और मंदिर में जाता है, वहाँ दर्शन करता है, वहाँ प्रसाद लेकर अपने घर चलाता है। लेकिन रात को लगभग जैसे 9 बजे के आसपास टाइम होता है, अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि अंदर से कुंडी लगी हुई है, और अंदर से कुछ अनहोनी वाली आवाज़ आ रही है। वह आवाज़ सुनकर काफ़ी अचंभे पड़ जाता है, लेकिन वहीं पर एक गौखा होता है। उसी गौखे में से पिंटू की नज़र जो होता है आगे जाती है, तो गौखे में के अंदर देखता है कि उसी के साथ उसकी जो अपनी पत्नी होती है, उसका जो अपना दोस्त होता है, दोनों एक ही अर्धनग्न अवस्था में लिपटे हुए पड़े हैं। यह नज़ारा देखकर पिंटू एकदम सन्न रह जाता है, वहीं पर एकदम आग बबूला हो जाता है। ना कुछ सोच पाता है, ना कुछ समझ पाता है। वह सोच लेता है कि अगर हम जाकर अपनी पत्नी के साथ कुछ इस समय कहते हैं तो पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाएगा, और साथ में हमारी पूरी बदनामी हो जाएगी। और वहीं अपने मन में काबू रख कर काफ़ी हिम्मत जुटाता है। जुटाने के बाद जो होता है अपने ही गाँव में एक पंचायत होता है, वहीं पर एक तख्ता रखा होता है, उसी पे जाकर पिंटू पूरी रात सो जाता है। लेकिन उसके दिमाग में बस वही रिश्ते बार बार आते रहते हैं। दोस्ती ने कैसा दगा दिया, पूरी रात कैसे ना तैसे वक्त पिंटू बिता लेता है। और लेकिन जब बिता लेता है सुबह के टाइम जो होता है, इधर जैसे नींद पिंटू की खुलती है तुरंत इंद्रजीत के घर पहुंच जाता है। जब इंद्रजीत के घर जाता है तो इंद्रजीत अपने घर पे मिलता है। इंद्रजीत जैसे ही देखता कहने लग जाता है, क्या बात है दोस्त, आज कुछ काम है क्या? बताओ, जो काम है उसको बता दो, क्योंकि हमें कहीं जाना है। इंद्रजीत सोच लेता है कि लगता है पिंटू को कुछ नहीं पता है, बड़े आराम से बात करता है। पिंटू कह देता है कि यार आज हमारा दिमाग बहुत ख़राब है और हम कुछ तुमसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं। इंद्रजीत सुनता है, सुनने के बाद उसके मन में कुछ शंकाएं तो हो जाता है, और उसी समय पिंटू कह देता है यार चला जाए बॉम्बे जो पुलिया, वहीं पर बैठा जाए, वहीं पर कुछ वक्त बिताया जाए। और इधर इंद्रजीत को साथ देता है। साथ लेने के बाद बॉम्बे पुलिया पे जाकर बैठ जाता है और इंद्रजीत से पूछने लग जाता, पहले तुम ये बताओ आज रात के वक्त तुम कहाँ थे? इंद्रजीत कह देता है कि आज रात के वक्त यार अपने घर पे थे। और यह बात सुनकर पिंटू एकदम और गर्म हो जाता, कहने लग जाता सच सच बताना तुम आज कहाँ थे? इंद्रजीत समझ जाता है कि पिंटू को कुछ ना कुछ पता चल गया, और पिंटू तुरंत ही बात दोहराते हुए कह देता है कि हमें सब पता है कि तुमने हमारे साथ कैसा विश्वासघात किया है।
आज की रात तो हमारे घर पे मौजूद थे, हमने सारा नज़ारा देख लिया। यह बात जैसे इंद्रजीत सुनता है एकदम हचक्का बचक्का रह जाता है। और वहीं पिंटू कह देता है कि आज के बाद दोबारा अगर अपने घर देखते हैं तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद हमारे घर का रास्ता तुम छोड़ दो, हमारी तुम्हारी दोस्ती यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और वहीं से धमकाने के बाद इधर पिंटू अपने घर चला आता है। आने के बाद होता है पिंटू उसी दिन से और शराब का आदी लगा लेता है और अपनी दाढ़ी मूंछ और बढ़ा लेता है और अपनी पत्नी का तो वहीं पर जब मौका मिलता पिटाई भी कर देता था, सीधा इंद्रजीत का नाम लेकर। यह सिलसिला तब चलने लगता है लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। इधर जो होता है यह सिलसिला जाकर इंद्रजीत और साथ में नीलम के प्यार के ऊपर भारी पड़ जाता, जिसकी वजह से वह उस दिन से मिलजुल नहीं पाते, क्योंकि उसी दिन से पिंटू का काफ़ी ज़्यादा पहरा हो जाता है। लेकिन पिंटू की हद तब टूट जाती है जब वह समझ जाता कि अब हमारे पास शराब के लिए कुछ पैसे बचे नहीं हुए। कुछ समय तो बीत जाता, वह समझ लेता कि चलो अब इंद्रजीत सुधर गया है। तुरंत उसके घर पहुँचता, जाने के बाद उससे कहने लग जाता कि यार चले हम अपना कहीं माहौल ठीक करें। इंद्रजीत तुरंत ही समझ जाता है कि चलो आज हमारा दोस्त फिर सुधर गया। इंद्रजीत को उसी समय पिंटू साथ लेता है। लेने के बाद बॉम्बे पुलिया पे जाता, वहीं शराब का पैक लगा लेता है। फिर वहीं कसम खा लेता है कि दोस्त हम तुम्हारे घर अब जो होता तुम्हारी पत्नी से जाकर कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन यह बात जो होता है अब पिंटू के मन में बैठ जाता है कि दोस्त हो सकता है पूरी तरह से खरा उतरे। लेकिन कुछ वक्त बीतता है, लेकिन फिर वही इंद्रजीत अपना मुँह फेर लेता है। फिर मौका मिलता चोरी छिपे अब इंद्रजीत नीलम से मिलना शुरू कर देता है। और जब नीलम से मिलने लगता है तो इनके प्यार के जो चर्चे होते हैं धीरे धीरे मोहल्ले में फैल जाते हैं। फैलने की वजह से आस पड़ोस की जब कान में खबर पहुंचती है, अब दोबारा जाकर इसकी सूचना पिंटू को लग जाता। और जैसे पिंटू पाता खबर तो पहले आकर अपनी पत्नी की काफ़ी ज़ोर से पिटाई कर देता। उसकी पत्नी पूरी तरह से कबूल लेती है कि हमारा इस तरह फिर अब रिश्ता चलना शुरू हो गया है। अब जैसे पिंटू इस तरह की बात सुनता है उसी समय फैसला ले लेता है कि इस दोस्त को ना इंद्रजीत को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। और उसी दिन वह फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद लालपुर गांव में जाता है। वहीं पर इधर जो होता है पिंटू का अपना करीबी दोस्त होता है मोहनलाल गुप्ता। मोहनलाल गुप्ता का एक अपना भाई होता राजेंद्र। मोहनलाल का गुप्ता का जो दुश्मनी होता है वह जाकर राजेंद्र से होता है, लेकिन राजेंद्र के तरफ से जो होता है इंद्रजीत हरदम खड़ा रहता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो होता है इधर पिंटू मोहन से यह बात कह देता और मोहन तुरंत ही उसी समय इंद्रजीत को अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो जाता। वह सोच बैठता है कि अगर कुछ भी होगा तो इसका जो इल्ज़ाम लगेगा वह आकर तुरंत का तुरंत बिना कुछ ही सोचे समझे मोहनलाल के ऊपर लगेगा। और इसी समय पिंटू यह चाल चल जाता और इसी चाल में मोहनलाल फंस जाता। मोहनलाल जो होता है पिंटू का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और इसी मकसद में अपना प्लान बनाता। और इसी प्लान के तहत जो होता है 12 फरवरी 2017 का शाम का टाइम होता है। और शाम के टाइम में जो होता है पिंटू लालपुर गांव जाता है और वहीं से इंद्रजीत से मिलता है। कहने लग जाता है कि दोस्त हमारा मूड और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं कि हम कुछ और पी सकें। इंद्रजीत तुरंत ही समझ जाता है कि पिंटू कहना क्या चाहता है। इंद्रजीत कह देता चलो हमारे पास पैसे बचे हैं, तुमको चलकर इसी वक्त हम शराब पिलाते हैं। दोनों गांव के बाहर जाते, वहीं पर पैग लगाते। पैग लगाने के बाद पिंटू इंद्रजीत को बहला फुसलाकर तुरंत ही बॉम्बे पुलिया पे ले जाता है। लेकिन वहीं पर पहले से मौजूद होता है मोहनलाल गुप्ता। मोहनलाल गुप्ता को देखकर इधर इंद्रजीत एक बार चौंक सा जाता है, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ जाता है। लेकिन इधर बातें करना इंद्रजीत और साथ में पिंटू शुरू कर देते हैं। लेकिन पीछे से जो होता है अपनी ही जेब से एक तेजधार हथियार निकालता। वही हथियार निकालकर मोहनलाल तुरंत ही पीछे वाले हिस्से पे इंद्रजीत के ऊपर चला देता। काफ़ी बार बार चलाता, जिसकी वजह से कटे हुए ब्रिज की तरह वहीं इंद्रजीत ज़मीन पे गिर जाता है और उसी हथियार से गले पर तेज वार करता है, जिस वजह से धड़ और सिर अलग हो जाता है। और धड़ ले जाकर वह उसी समय उसी गाँव के ही करीब जो सरसों का खेत था उसी में फेंक देता है। और उसका जो होता है वहीं पर सिल लेता है। सिल लेने के बाद पिंटू हाथ में लटकाते हुए लगभग 1 किलोमीटर दूर ले जाता है। रायपुर के ही गांव में रहने वाले एक पाल जो होते हैं उन्हीं के खेत में ले जाकर वह सिर डम कर देता है। जो होता है पिंटू और साथ में मोहनलाल अपने अपने घर चले जाते हैं या सोच लेते हैं अब तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी ऐशो आराम से कटेगी। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, आने के बाद पुलिस की टीम ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है। इन दोनों को ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।